असली विकलांगता बुरी सोच है। स्टीफन हॉकिंग का ये कहना कितना सटीक है। श्रोताओं का स्वागत है। आज की हमारी विस्तृत चर्चा का ये पहला विषय है और ये यूपीएससी अभ्यर्थियों और जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उन सब के लिए बेहद जरूरी है। आज हम हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक विश्लेषण के आधार पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है विकलांग कैदियों के अधिकारों पर। मुद्दा गंभीर है। देखिए, जेलों में विकलांग कैदियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही, जो सीधे सीधे उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये फैसला एल मुरुगनाथम बनाम तमिलनाडु राज्य 2025 मामले में आया है। कोर्ट ने काफी साफ तौर पर उन ढांचागत दिक्कतों और कह सकते हैं संस्थागत लापरवाही को उजागर किया है जिनसे विकलांग कैदियों की हालत और खराब होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ज्यादातर जेलें असल में विकलांग व्यक्तियों के लिए बिल्कुल भी सुगम्य नहीं है। मतलब आप सोचिए, बुनियादी चीजें जैसे रैंप्स या व्हीलचेयर इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट्स वो तक नहीं है। फिर प्रशिक्षित देखभाल करने वाले नहीं होते, कोई स्पष्ट नीतियां नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि नहाने खाने जैसे रोजमर्रा की देखभाल भी नहीं मिल पाती। और ये, जैसा आपने कहा, सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार है उसका उल्लंघन है। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक बात है। मतलब सिर्फ कैद में होने का ये मतलब तो नहीं हो सकता कि किसी से उसकी मानवीय गरिमा ही छीन ली जाए। और क्या मुद्दे कोर्ट के सामने आए? हाँ, और भी कई परतें हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई सुनवाई हो रही है तो वहाँ दुभाषीय या सांकेतिक भाषा जानने वाले लोग नहीं होते, या फिर जो जरूरी सहायक तकनीकें हैं जैसे सुनने में मदद करने वाली मशीनें वो भी नहीं मिलती। कोर्ट ने इसी को अप्रत्यक्ष भेदभाव कहा है। अप्रत्यक्ष भेदभाव ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, अप्रत्यक्ष भेदभाव का मतलब है कि आप सीधे तौर पर तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी स्थितियां बना दी हैं या जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं कराई हैं जिससे वो व्यक्ति उस अधिकार या सुविधा का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। जैसे इंटरप्रेटर ना देना, तो भेदभाव तो हुआ ना, भले ही सीधे ना कहा हो। फिर फिजियोथेरेपी या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी जो चिकित्सा जरूरतें हैं उनकी भी अक्सर अनदेखी होती है। और एक बहुत बड़ी ढांचागत समस्या है आंकड़ों की कमी। आंकड़ों की कमी? किस तरह के आंकड़े? जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, वो अपराध हर कैदियों के आंकड़े तो रखता है, पर वो ये दर्ज ही नहीं करता कि कितने कैदी विकलांग हैं या किस तरह की विकलांगता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब सोचिए, अगर सरकार को यही नहीं पता कि कितने और किस तरह के विकलांग कैदी हैं, तो वो उनके लिए सही संसाधन कैसे देगी या प्रभावी नीतियां कैसे बनाएगी? ये सिर्फ आंकड़ों की कमी नहीं, ये एक तरह का नीतिगत अंधापन है। हम्म, ये तो वाकई मतलब जैसा आपने शुरू में कहा, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार और गरिमा का हनन तो है ही है। क्या संविधान के और भी प्रावधान हैं या कोई खास कानून जिनका उल्लंघन हो रहा है या? हाँ बिल्कुल, ये संविधान के अनुच्छेद 14 का भी साफ उल्लंघन है, जो कानून के सामने समानता की बात करता है। और इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उसकी भी कई धाराएं हैं जिनका उल्लंघन होता है। जैसे धारा 6 है जो जोखिम की स्थितियों में सुरक्षा की बात करती है, धारा 25 है स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच पर, और धारा 38 सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर पर। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो एक दिक्कत ये भी है कि हमारे ज्यादातर जेल मैनुअल बहुत पुराने हैं, वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से अपडेटेड नहीं है। और ये भी याद रखना चाहिए कि भारत यूएनसीआरपीडी यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता भी है। उसका अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि हिरासत में किसी के साथ भी क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जिक्र किया। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए संक्षेप में बता सकती हैं कि ये कानून क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ जरूर। देखिए, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था यूएनसीआरपीडी को लागू करना, जिसे भारत ने 2007 में रैटिफाई किया था। इसने 1995 के एक पुराने कानून की जगह ली। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इसने मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया जैसी कई और स्थितियों को शामिल किया गया।
ये कानून ये भी कहता है कि जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, यानी 40% या उससे ज़्यादा विकलांगता वाले, उनके लिए उच्च शिक्षा में कम से कम 5%, सरकारी नौकरियों में 4% और भूमि आवंटन जैसी योजनाओं में 5% आरक्षण होना चाहिए। और हाँ, ये सार्वजनिक इमारतों, परिवहन, सूचना वगैरह में सुगम्यता के मानक भी तय करता है, ताकि विकलांग व्यक्ति आसानी से इनका इस्तेमाल कर सके। सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में करीब 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति थे। तो ये कानून बहुत बड़ी आबादी के अधिकारों की बात करता है। व्यवहारिक है। पहला, उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कैदी जेल में आता है, उसी समय उसकी विकलांगता की पहचान होनी चाहिए और उसे अपनी ज़रूरतें बताने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, जेल के जो भी नियम हैं या जो भी जानकारी कैदियों को दी जाती है, वो सुलभ प्रारूपों में होनी चाहिए, जैसे ब्रेल में, बड़े प्रिंट में या सांकेतिक भाषा में, जैसी भी ज़रूरत हो। ये तो बहुत ज़रूरी है। और ढांचागत सुधारों के बारे में? बिल्कुल। तीसरा निर्देश वही है, जेलों में व्हीलचेयर आसानी से चल सकें, ऐसे रास्ते हों, सुलभ शौचालय हों, रैंप हो, मतलब फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। चौथा, सभी जेलों में फिजियोथेरेपी, मनोचिकित्सा जैसी जो मेडिकल ज़रूरतें हैं, उनके लिए एक समर्पित जगह होनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए। पांचवा, कोर्ट ने खास तौर पर तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो 6 महीने के अंदर एक विशेषज्ञ समिति बनाए। इस समिति में समाज कल्याण विभाग और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अधिकारी भी हों, और ये समिति राज्य की सभी जेलों का एक्सेस ऑडिट करे। एक्सेस ऑडिट मतलब वो जांचेंगे कि जेलें कितनी सुगम हैं। हाँ, बिल्कुल। और छठा निर्देश है जेल कर्मचारियों के लिए, उन्हें विकलांग कैदियों की जरूरतों के बारे में संवेदनशील बनाने और उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि ये निर्देश जो अभी तमिलनाडु के संदर्भ में दिए गए हैं, इनका बाकी राज्यों में कैसे और कितनी जल्दी कार्यान्वयन होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। तो इन सब निर्देशों का, इस पूरे फैसले का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है, इसका क्या महत्व है आगे के लिए? देखिए, ये फैसला एक तरह से समावेशी जेल सुधार की दिशा में एक मील का पत्र है। ये साफ करता है कि विकलांग कैदियों की भी गरिमा है, उनकी भी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। ये उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब चुनौती असल में RPWD अधिनियम को जमीन पर उतारने की है और हमारी जेल व्यवस्थाओं को संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ढालने की है। निश्चित रूप से ये एक बहुत जरूरी कदम है। और श्रोताओं के लिए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये निर्देश तो जेलों पर केंद्रित हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम बाकी सभी संस्थागत व्यवस्थाओं में और सार्वजनिक जीवन में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगमता और गरिमा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मतलब सिर्फ कानूनी आदेशों को पूरा करने से आगे बढ़कर असलियत में। तो ये थी आज की हमारी पहली विस्तृत चर्चा। उम्मीद है ये जानकारी खासकर UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए और बाकी सभी जागरूक श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विषय पर आपके कोई प्रश्न हो या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें।